एक समय की बात है। किसी राज्य में एक धार्मिक और दयालु राजा राज करता था। उस राजा की रानी भी बहुत खूबसूरत और होशियार थी। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल भरी कट रही थी। राजा के महल में कुछ दिनों बाद एक खुशहाली आई। दोनों का एक पुत्र हुआ। राजा रानी ने अपने बेटे का पालन पोषण और शिक्षा देने में कोई भी कमी नहीं रखी। अलग अलग राजा रानी का पुत्र राजकुमार दिखने में बेहद सुंदर था। राजकुमार का बर्ताव बेहद विनम्र और हर तरह से अच्छे राजकुमार व बेटे के रूप में सुयोग्य था। राजा अपने पुत्र से अधिक प्रसन्न रहते थे। अलग अलग राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कराना चाहते थे। उन्होंने अपना प्रस्ताव राजा और रानी के पास भी भेजा, लेकिन राजा रानी का मानना था कि उनके पुत्र की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो सुंदर, समझदार और भावुक हो, जो पूरी तरह से उनके पुत्र के काबिल हो, जो उसके पुत्र को समझे और हमारे बाद हमारा पुत्र और उसकी पत्नी हमारा राज्य संभाले। राजा ने राजकुमार को उन्हीं राज्यों में भेजा जहां से उनके लिए शादी के प्रस्ताव आए थे। राजा का मानना था कि राजकुमार खुद जाकर राजकुमारियों से मिले और जो राजकुमारी उन्हें अपने योग्य लगती है वह उसे अपनी सही जीवन साथी चुन सकते हैं। राजकुमार भी अपने पिता का आदेश मानकर चल दिए। वह कई राज्यों में गए और वहां उनकी मुलाकात कई राजकुमारियों से हुई, लेकिन उन्हें कोई भी अपने योग्य नहीं लगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार बिना कोई राजकुमारी पसंद किए अपने महल वापस लौट आए, क्योंकि राजकुमार को एक भी राजकुमारी अपने योग्य नहीं मिली। लेकिन वह बहुत दुखी थे और उन्हें लग रहा था कि शायद उनके नसीब में पत्नी का सुख ही नहीं है। यही सब सोचकर राजकुमार के मन से विवाह का विचार निकल गया और अपने राज्य के काम में मन लगा लिया। एक शाम उस राज्य में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक से महल के दरवाजे पर बारिश में भीगी हुई एक लड़की आई और उसके कपड़े भी पूरी तरह से गीले थे और बालों का भी बुरा हाल था। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। लड़की ने दरवाजे पर मौजूद सैनिकों से कहा कि वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश में भीगने की वजह से यहाँ फंस गई है। ऐसे मौसम में उसके लिए अपने महल जाना नामुमकिन था, इसलिए वह शरण लेने यहाँ आई है। लेकिन सैनिकों को लड़की की हालत देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में कोई राजकुमारी है या कोई चोरनी। सैनिकों ने राजमहल में उस लड़की को अंदर आने से मना कर दिया और दरवाजे पे रुकने के लिए कहा। सैनिकों ने ये बात जाकर राजा और रानी को बताई। रानी ने लड़की को शरण देने के लिए हाँ कर दी, लेकिन लड़की का सच जानने के लिए रानी ने इम्तिहान लेने की योजना बनाई। रानी ने लड़की के सोने के लिए एक पलंग तैयार करवाया, जिस पर 10 मुलायम गद्दे बिछाए और उन गद्दों के बीच में एक मटर का दाना डाल दिया था। उसके बाद ऊपर से एक रेशम की चादर बिछा दी। उसके बाद रानी ने उसे उस पलंग पर सोने के लिए कहा। अगली सुबह जब लड़की उठी तो रानी ने बेसब्री के साथ उससे पूछा कि उसे नींद कैसी आई। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि वह पूरी रात सही से सो नहीं पाई क्योंकि उसे पलंग में कुछ चुभ रहा था। लड़की बात सुनकर रानी ये मानने के लिए तैयार हो गई कि वह एक राजकुमारी है और वह सच कह रही है। तभी उसे 10 गद्दों के बीच में रखा मटर भी चुभ रहा था। वह बहुत ही नाजुक राजकुमारी है और समझदार भी है। उसी समय रानी ने राजकुमारी की शादी अपने पुत्र से करवाने का फैसला किया। थोड़े समय बाद राजकुमार की विवाह उस राजकुमारी के साथ संपूर्ण हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के नगर में एक राजा शासन करता था, जिसका नाम राजा चंद्रपाल था। राजा चंद्रपाल के राज्य की सीमाएं भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी प्रजा और उसका राज्य किसी समय समृद्ध और खुशहाल थे। राजा अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और उदारता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा के दयालुता के कारण ही प्रजा राजा को भगवान मानती थी। नगर के किसी भी प्रजा को सबसे पहले देखते थे। यही देखकर प्रजा के दिल में राजा के लिए अथाह स्नेह रहता था। उसने हमेशा अपने राज्य के लोगों के कल्याण को के बारे में सोचता है। राजा चंद्रपाल ने अपने शासनकाल में कई उत्कृष्ट कार्य किए थे। उसने राज्य में शिक्षा का प्रसार किया, सड़कें बनवाईं और किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाएं जुटाईं।
बहुत सारे ऐसे सुविधा करवाई। इसके अलावा उसने व्यापारियों को प्रोत्साहन देकर राज्य की आर्थिक स्थिति को भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गरीबों के लिए रोजगार तरह तरह के दिए, पाठशाला भी खुलवाएं, ऐसे कई कार्यालय भी खुलवाएं। एक समय था जब राज्य का खजाना सोने चांदी से भरा रहता था और राज्य के लोग संपन्न और खुशहाल जीवन व्यतीत करते। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे राजा के भाग्य में भी परिवर्तन आने लगा। राज्य में अचानक से कई विपत्तियां आईं, कई तकलीफें आने लगी। पहले राज्य में सूखा पड़ा, जिससे किसान अपनी फसलें उगाने में असफल रहे। फिर एक महामारी ने राज्य के पशुओं को ग्रसित कर लिया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। व्यापारी अब राज्य छोड़कर जाने लगे और राज्य की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। इन कठिनाइयों के कारण खजाना खाली होने लगा और धीरे धीरे राजा को भी गरीबी का सामना करना पड़ा। राजा चंद्रपाल, जो कभी महलों में शानो शौकत के साथ रहता था, अब खुद को एक साधारण जीवन जीने पर मजबूर पाता था। जो राजा हर रोज नए नए पकवान खाते थे, आज वो सूखी रोटी खाने पर मजबूर हो गया। उसके महल की दीवारें अब जर्जर हो जाती चुकी थी और वहाँ की रंगीन सजावटें धूल में मिल गई थी। भोजन की कमी हो गई थी और महल के रसोई घर लम्हे भी अक्सर खाली बर्तन ही दिखते थे। राजा और उसके परिवार ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। राजा को अब बहुत चिंता सताने लगी थी। राजा को अपने राज्य के प्रजा को लेकर बहुत चिंता होने लगी थी। लेकिन राजा के दिल में अब भी वही प्रजा के प्रति प्रेम और करुणा थी। वह अपनी गरीबी को लेकर अधिक चिंतित नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसकी प्रजा की हालत। वह रातों को जागकर यह सोचता कि कैसे वह अपने राज्य को फिर से समृद्ध बना सके और कैसे वह अपनी प्रजा की कठिनाइयों को दूर कर सके। राजा की प्रजा भी उसकी दरिद्रता से बहुत दुखी थी। वे जानते थे कि राजा चंद्रपाल ने हमेशा उनके भले के लिए काम किया था और उसकी वर्तमान स्थिति उनके दिलों को छू जाती थी। हर कोई चाहता था कि राजा फिर से वैसा ही समृद्ध हो जाए जैसा वह पहले था, लेकिन प्रजा भी मजबूर थी, क्योंकि राज्य की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी विशेष मदद नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजा चंद्रपाल ने अपनी दरबार में सभी मंत्रियों और सभासदों को बुलाया। सभी को इस बात का आभास था कि राजा अब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला है। राजा की गंभीर मुद्रा ने दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैंने हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य किया है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस संकट से उभरने का उपाय खोजें। हमारे पास अब धन नहीं है, लेकिन हमारे पास विश्वास और श्रम शक्ति है। अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम इस स्थिति से उबर सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास और मेहनत से ही हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। राजा के इन शब्दों ने दरबार में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। सभी मंत्री और सभासद राजा के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार हो गए। राजा को यह समझ आया कि केवल दरबारियों का सहयोग पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए उसे प्रजा की भी मदद चाहिए थी। राजा ने जनता से सीधे संवाद किया, प्रिय प्रजाजनों, मैं आपकी पीड़ा से भली भांति अवगत हूँ और मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ, लेकिन अगर हम सभी मिलकर काम करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो यह कठिन समय भी बीत जाएगा, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने हिस्से का योगदान दें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अगर हम सभी अपनी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़ेंगे तो हम इस संकट को हरा सकते हैं। प्रजा ने राजा की इस अपील को बहुत गंभीरता से लिया। गांव-गांव में लोग इकट्ठा होने लगे और अपने अपने तरीके से राज्य को बचाने के उपायों पर विचार करने लगे। किसान अपने खेतों में दुगने परिश्रम से काम करने लगे, व्यापारी नए व्यापारिक मार्गों की खोज में निकल पड़े और कारीगर नए नए उत्पाद बनाने में जुट गए, ताकि राज्य को पुनः समृद्ध बनाया जा सके। हर कोई जानता था कि अगर राज्य को बचाना है तो उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राजा चंद्रपाल भी अपने महल में बैठने की बजाय प्रजा के साथ काम करने लगा। वह खेतों में जाकर किसानों से मिलता,
उनकी समस्याओं को समझता और उन्हें समाधान सुझाता। राजा का यह व्यवहार उसकी प्रजा के दिलों में और भी गहरा स्थान बना रहा था। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगे। लोग अब अपनी गरीबी से निराश नहीं थे, बल्कि वे अपने राजा के नेतृत्व में एक नए उत्साह से काम कर रहे थे। लेकिन समस्या अभी पूरी तरह हल नहीं हुई थी। राज्य के खजाने में अभी भी धन की कमी थी और कई ऐसे निर्माण कार्य थे जो बिना धन के पूरे नहीं हो सकते थे। राजा को इस बात की चिंता सता रही थी कि राज्य को पूरी तरह पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक धन कहां से आएगा। उसने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों से इस विषय पर सलाह ली, लेकिन कोई ठोस उपाय सामने नहीं आ पाया। इसी बीच एक दिन राज्य के सबसे वृद्ध और ज्ञानी मंत्री महामंत्री वसुदेव राजा के पास आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य की सीमाओं से परे एक बहुत बड़ा धन का भंडार है, जिसे धन की गुफा कहा जाता है। यह गुफा बहुत दूर एक पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है और वहां पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी उस गुफा तक पहुंच जाए और उसकी पहेली को हल कर ले, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। अगर आप उस गुफा तक पहुंचने में सफल हो गए तो हमारे राज्य की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। राजा चंद्रपाल ने इस सुझाव पर गहराई से विचार किया। वह जानता था कि यह यात्रा बहुत जोखिम भरी होगी, लेकिन अपने राज्य और प्रजा के भविष्य के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं इस यात्रा पर जाएगा और धन की गुफा तक पहुंचने का प्रयास करेगा। उसने अपने सबसे विश्वासपात्र योद्धाओं और मंत्रियों के साथ यह योजना बनाई। राजा ने प्रजा को इस यात्रा की जानकारी दी। उसने वादा किया कि वह हर संभव प्रयास करेगा ताकि राज्य की स्थिति फिर से सुधर सके। प्रजा ने भी अपने राजा को शुभकामनाएं दी और ईश्वर से राजा के लिए प्रार्थना की। राजा चंद्रपाल ने एक नई चुनौती का सामना करने का साहसिक निर्णय ले लिया था। धन की गुफा की यात्रा की योजना तैयार की जा रही थी और राजा ने अपनी प्रजा को यह वादा किया था कि वह राज्य की स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। राजा के भीतर जो दृढ़ निश्चय था, वह उसकी प्रजा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उन्होंने महसूस किया कि अगर उनका राजा उनके साथ है तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। प्रजा ने भी मन में ठान लिया था कि वे किसी भी हालत में अपने राजा का साथ देंगे। राजा चंद्रपाल ने अपनी यात्रा शुरू की। वह जानता था कि यह यात्रा केवल धन की खोज के लिए नहीं थी, बल्कि यह उसके आत्मविश्वास, धैर्य और उसकी सच्चाई की परीक्षा थी। गुफा का रास्ता बहुत कठिन था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तेज नदियां, इन सब का सामना करना था। लेकिन राजा के कदम नहीं रुके। उसके साथ कुछ विश्वासपात्र साथी भी थे जो राजा के साहस और नेतृत्व पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। राजा को अपने प्रजा का प्यार और एकता देखकर राजा को साहस मिलता था। 7 दिनों की कठिन घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तेज नदियां, इन सब का सामना करना था। लेकिन राजा के कदम नहीं रुके। उसके साथ कुछ विश्वासपात्र साथी भी थे जो राजा के साहस और नेतृत्व पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा और उसके साथी धन की गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर अंकित था, सच्चाई और ईमानदारी के बिना इस खजाने तक कोई नहीं पहुंच सकता। स्वार्थ और लोभ से इस द्वार के भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। राजा चंद्रपाल ने यह शिलालेख पढ़कर मन ही मन सोचा कि उसका इरादा धन जुटाने का नहीं, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए इस यात्रा पर आया है। उसने ईश्वर का ध्यान किया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक चमकदार प्रकाश ने सभी को घेर लिया। राजा और उसके साथी ने देखा कि गुफा के मध्य में एक विशाल खजाना रखा था, लेकिन उससे पहले एक वृद्ध तपस्वी वहां बैठे थे, जिनके चेहरे पर शांति और तेजस्विता थी। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा,
मैं यहाँ अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए आया हूँ। मुझे स्वर्ण या हीरे मोती की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे राज्य को फिर से समृद्ध बना सके। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, धन संपत्ति की खोज में आने वाले यहाँ से कभी भी कुछ लेकर नहीं जा सके, लेकिन तुमने सही कहा। तुम्हें स्वर्ण की आवश्यकता नहीं, बल्कि तुमने अपनी प्रजा की भलाई का मार्ग चुना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह खजाना तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सेवा भावना तुम्हारा असली खजाना है। तपस्वी ने राजा से कहा, राजन, किसी राज्य की समृद्धि केवल धन से नहीं होती। समृद्धि का असली आधार परिश्रम, मेहनती स्नेह और एकजुटता है। अगर तुम अपनी प्रजा को इस दिशा में मार्गदर्शन करोगे और उन्हें सच्चाई और मेहनत के महत्व को समझाओगे, तो तुम्हारा राज्य फिर से स्वर्णिम युग की ओर बढ़ेगा। राजा ने तपस्वी के वचनों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने हृदय में उतार लिया। उसने तय किया कि वह अपनी प्रजा को धन के पीछे भागने की बजाय परिश्रम और सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। राजा ने कहा, मेहनत और बुद्धि से हर कोई खोया हुआ धन वापस ला सकता है। इसलिए राजा ने तपस्वी से आशीर्वाद लिया और अपने राज्य लौटने का निर्णय किया। जब वह राज्य में पहुंचा, तो उसकी प्रजा ने उसका स्वागत किया। सबकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। राजा ने एक सभा बुलाई और सभी को अपने अनुभव बताए। राजा ने कहा, धन केवल एक साधन है, लेकिन सच्ची समृद्धि मेहनत और एकजुटता में है। अगर हमारे अंदर स्नेह और ईमानदारी है, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर काम करें, सच्चाई और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो हम अपने राज्य को फिर से समृद्ध बना सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी ज़रूरतों के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। अब से हम न तो भाग्य का इंतजार करेंगे और न ही किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करेंगे। हम अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखेंगे और अपने कर्म से अपनी किस्मत को बदलेंगे। राजा के प्रेरणादायक शब्दों ने प्रजा के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोग अब पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगे। किसानों ने अपनी भूमि पर नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपने खेतों में अधिक मेहनत करने लगे। व्यापारी अपने काम में नए नए तरीकों को अपनाने लगे, जिससे व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। कारीगरों ने अपने हुनर का उपयोग करके नए नए सामान बनाने शुरू किए, जो दूसरे राज्यों में भी बिकने लगे। राज्य में धीरे धीरे धन की आवक होने लगी। राजा खुद भी प्रजा के साथ मिलकर काम करता था। वह दिन में खेतों में जाकर किसानों से मिलता, उनकी कठिनाइयों को सुनता और उनका हल ढूंढता। वह कारीगरों के काम को भी बारीकी से देखता और उन्हें अपने हुनर में सुधार के सुझाव देता। राजा का यह व्यवहार उसकी प्रजा के दिल में और भी गहरा स्थान बना रहा था। हर कोई राजा की ईमानदारी और उसकी मेहनत से प्रेरित था। कुछ महीनों के भीतर ही राज्य की स्थिति में बड़ा बदलाव आ गया। राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। व्यापारियों के कारवां फिर से राज्य की सीमाओं पर दिखने लगे। राज्य की सड़कों पर खुशहाली लौट आई और बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। महल के खजाने में भी धीरे धीरे धन जमा होने लगा। राजा चंद्रपाल ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर वह कर दिखाया था जो पहले असंभव लग रहा था। लेकिन राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य की समृद्धि केवल धन तक सीमित न रहे। उसने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया। उसने अपने राज्य में ऐसे विद्यालय खोले, अस्पताल खुलवाए, वृद्धाश्रम खुलवाए, अनाथाश्रम खुलवाए, ऐसे कई शुभ सुविधा करवाए। राजा चंद्रपाल ने यह साबित कर दिया था कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सच्चाई और परिश्रम से हराया न जा सके। राज्य की समृद्धि अब केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि अंदर से भी लोग आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि उनकी असली शक्ति उनके भीतर है। उनकी मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति प्रेम
राजा चंद्रपाल ने न केवल राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि उसने